ओके, आज यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड एमसीक्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1। देखिए मैथमेटिकली अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। एक वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हैं। ये डायरेक्शनल पार्ट बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए विच इज 3i + 4j, तो बताएं इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? 3i + 4j, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 3 4 5, ठीक है ना? 3 4 5, इनके दरमियान एंगल 90 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो ये 5 हो जाए, स्प्लिट करें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3/5i + 4/5j। हमने क्लेम किया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के। ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका हो गया। और अब फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर। स्क्वायर्स कैलकुलेट करें। 9 + 16 9/25 प्लस 16/25। अच्छा, ऐड करें 25/25 इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन यूँ देगा कि which of the following is a unit vector? A √3i + √3j + √3k। B √3/3i + √3/3j + √3/3k। C cos θi + sin θj। D both B and C। इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर आइडेंटिफाई? क्विकली B and C। वजह देखते हैं। देखें, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा क्लियरली नजर आ रहा है cos² θ + sin² θ = 1। इस वेक्टर को जब आप लेके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो cos² θ + sin² θ स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 1। इसको भी ट्राई करते हैं। एक्चुअली मुझे ऑप्शन से हिंट मिल जाता है। जब भी ऑप्शंस में बोथ बी एंड सी टाइप की चीज़ें आए ना, तो उसमें आपको फिर पता होना चाहिए कि मैंने चेक करना है। फिर किसी भी एक को चेक करें, दोनों को नहीं, ठीक है ना। लाइक अब अगर बी हो गया तो फिर सी डेफिनेटली होगा, वरना ये ऑप्शन खुद गलत हो जाए। तो सी, अगर आप सी को कर चुके हैं, हम बी को चेक करें तो इट इज √3/3 होल स्क्वायर प्लस √3/3 होल स्क्वायर प्लस √3/3 होल स्क्वायर स्क्वायर द रूट। कैलकुलेशंस करें। √3 is √3² is 3/9 plus 3/9 plus 3/9 square the root is equal to 9। 3 plus 3 plus 3 gives you √9/9 is equal to 1। Got the idea? इस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से गिवन वेक्टर्स में से यूनिट वेक्टर्स हैं और कौन से नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। Like addition of factors, subtraction of factors, and multiplication of factors.
देखिए डिवीजन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है. वाई? यू कैन नॉट डिवाइड अ डायरेक्शन बाय अ डायरेक्शन. आप डायरेक्शन को डायरेक्शन पे डिवाइड करके एक नई डायरेक्शन नहीं हासिल कर सकते. यू कैन नॉट डिवाइड ईस्ट बाय वेस्ट. ईस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, वेस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन. ठीक है ना? तो डिवीजन अलाउड नहीं है. ये तीन ऑपरेशन अब हम चेक करेंगे. ठीक है. कल जो हमने पढ़ा था और आज जो मैं बता रहा हूँ उसमें बड़ा फर्क है. कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और स्केलर. आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ वेक्टर. यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हैं, वहाँ पे कल सिर्फ एक क्वांटिटी वेक्टर. अच्छा, स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स से. वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं. कौन कौन से? एक आपके पास ग्राफिकल मेथड है और दूसरा आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड या जिसको आप एनालिटिकल मेथड कहते हैं. एनालिटिकल मेथड में फिर आपने जो अपने टेक्स्ट में पढ़ा है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है. अच्छा, ग्राफिकल मेथड, इसके लिए आप कौन से लॉ को लेते हैं? हेड टू टेल रूल. वेक्टर्स को ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना. ठीक है. और अगर आप इक्वेशंस की टर्म्स में बात करें तो फिर वेक्टर एडिशन के लिए कौन कौन से दो लॉज आपके पास मौजूद हैं? एक पाइथागोरस लॉ है और दूसरा आपके पास जो यूज होता है, वाइडली यूज होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है. देयर आर वेरियस. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. ठीक है. पाइथागोरस लॉ आपके पास आ जाता है. लेकिन इनमें सबसे जो जनरलाइज्ड है, सबसे जनरलाइज्ड जिसमें सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, वो कौन सा? देखिए, पॉलीगॉन लॉ है, ट्राइंगल लॉ है और पाइथागोरस है. ठीक है. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है. लेकिन मैंने जो जनरल फॉर्म देनी है जो सब चीज़ों को कवर करेगी, पाइथागोरस सिर्फ 90 पर एप्लीकेबल है. उसके बाद एप्लीकेबल ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है आपके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, इसका स्पेशल केस है. पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एप्लीकेबल है इस केस में. ये देखिए, जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है. अच्छा, फर्स्ट करो, ये है 3, ये है 4, तो ये कितना होगा? 5. ये है 6, ये है 8, तो ये कितना होगा? 10. ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा? 20. तो जब तक राइट एंगल है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, चलता रहेगा. लेकिन जैसे ही मैं आपको कहता हूँ ये है वेक्टर A, ये एक और वेक्टर B, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं. ग्राफिकली इनका रिजल्टेंट ही है. लेकिन अब मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. क्या वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड हो सकेगा? लाइक मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर है 6 मैग्नीट्यूड में. ठीक है जी. ये वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड में. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पता चल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से. इस मसले का हल आपके पास क्या है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. डेरिवेशंस आपने नहीं करनी, बस रिजल्ट आप लोग एब्जॉर्ब कर लें. ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से जब आप किसी भी दो वेक्टर्स को किसी भी एंगल के ऊपर ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा. ठीक है. ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किसी भी दो एंगल्स पर ऐड करने से. अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस स्टडी कर लेते हैं. थीटा कौन सा एंगल है? It is the angle between the smaller angle between the tails of the two vectors. Theta is the smaller angle between the tails of the two vectors. So इसको याद रखें, ये दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान है. तो अब मैं वो एंगल शुरू करता हूँ. लेट्स से मैं एंगल ले लेता हूँ 0. क्या रिजल्ट होगा बताइए? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर
plus b square plus 2ab cos 0. Cos 0 is 1. So you get a square plus b square plus 2ab. फॉर्मूला है या नहीं? तो बताओ क्या आएगा? a plus b होल स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, रिजल्ट क्या आएगा? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? एक पहली कंक्लूजन रिजल्टेंट मैक्सिमम है, दूसरी कंक्लूजन जीरो के एंगल पर आप वेक्टर्स को जस्ट लाइक स्केलर सेट कर सकते हैं। a प्लस बी किया ना, 3 + 4 7। तो देखिए अच्छा, अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 7 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? समझ आई कि नहीं? चाहो तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, लेकिन शॉर्टकट क्या है? वेक्टर्स जब जीरो के एंगल पे हो तो उनको स्केलरली ऐड कर लिया करो, स्केलरली सबट्रैक्ट भी हो जाए। इस उसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत। फॉर एग्जांपल कितना एंगल है इन दोनों में? एक है 3 आई, एक 7 आई, इन दोनों में कितना एंगल है? क्योंकि दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है। जीरो का एंगल है, रिजल्टेंट क्या होगा? 3i + 7i 10i। तो मैग्नीट्यूड अभी भी स्केलर ऐसा लग रहा है स्केलरली ऐड हुआ, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। अच्छा, अब बात कब बदलेगी? जब आपके पास एंगल जीरो के अलावा कोई और एंगल हो, लाइक थीटा आपने ले लिया 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा? cos 30 किसके बराबर है? इसके रूट 3/2। ये वैल्यूज याद है ना? तो इधर पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्टेंट आता है। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर रूट 3/2। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, अच्छा रिजल्ट क्या आएगा? जरा उसको मजीद आगे ले जाते हैं। रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3ab। समझ गए? बताओ रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। जरा लॉजिकली भी देखो इक्वेशन में, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? यहाँ पे क्या लिखी है? नो 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 नो, दूसरी वैल्यू बताओ। स्क्वायर रूट के बगैर स्क्वायर रूट ऑपरेट क्या? 1.73। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.73 है, रिजल्टेंट कम हो रहा है। आगे देखो, अगर थीटा 45 डिग्री हो तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos 45 किसके बराबर है? 1/√। ठीक है, लिख देते हैं, फिर एक और मैथमेटिकल टेक्निक सिखाते हैं। 1/√2। इससे रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2ab। बताओ एग्री करते हो या नहीं? साबित समझ आई? नहीं, ये लो एक्सप्लेनेशन। ये वैल्यू जो मैंने रिप्लेस की है, मैंने 2 × 1/√2 को रिप्लेस किया किससे? स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, देखें 2 मल्टीप्लाई विद 1/√2। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताएं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 √2 / √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाए तो कोई खफा तो नहीं हो रहा। 2 स्क्वायर रूट 2 / 2 कैंसिल्स आउट गिव्स यू। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास यूं लिखा हो, देखो अच्छा, जब आप यूं लिखते हो 2/√2 का रिजल्ट क्या आता है? स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो स्क्वायर रूट 2 / 2 तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 1/√2। तो मैथमेटिकल टेक्निक से थोड़ी सी ये अडॉप्ट कर लें, इनको याद रखें। इतनी है, ये ज़्यादा नहीं है। फिजिक्स में आपको छोटा सा सेट चाहिए होता है, वो छोटा सा सेट आपको पहले से पता नहीं होता, आपके लिए अभी नया है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर्स में ये चीज़ें इतनी दफ़ा करूँगा कि आप लोगों को याद हो जाएंगी। अच्छा, अभी याद कर लें, फिर भी बाद में प्रैक्टिस से भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अगर थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos जी cos 60 किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1/2 इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा?
प्लस ए। अच्छा अब देखो दोबारा फ्लो को देखो, ये क्या है, ये क्या है 1.7, ये क्या है 1.41, ये 1/√2 नहीं है, √2 है, ये 1.41 है, ये क्या है 1। वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब मैं आखिर में कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये कंक्लूजन आएगी फिर कि रिजल्टेंट थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एंगल बढ़ रहा है रिजल्टेंट कम हो रहा है। ये कौन सा ला है? नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो थीटा कम होगा, थीटा जब बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कम होगा। ये कौन सा ला है? ना, दिस इज नॉट बिलावला, दिस इज कॉल्ड करेक्शन इनवर्स बिलावला। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। इनवर्स बिलावला क्या होगा, जब एंगल ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट कम होता है, जब एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट ज्यादा होता है। याद रहेगा सब? इतने सीरियस ना बैठो, तुम लोग फिजिक्स की क्लास ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग एकदम बिल्कुल सीरियस होके बैठ जाओ और हैरानी से और परेशानी से देखो ये सब कुछ कैसे हो रहा है। Everything is happening in accordance with either बिलावला or inverse बिलावला। आने वाली जनरेशन जो है वो ये नहीं पढ़ेंगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप लोगों को मैं पूरी फिजिक्स इन 2 लाइनों में याद करा सकता हूँ। A is proportional to F, किसने कहा था? नहीं, ज्यादा ही जज्बाती हो, ये न्यूटन ने कहा। जब ज्यादा फोर्स होता है तो ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, जब कम फोर्स होता है तो कम एक्सेलरेशन होता है। दिस कम्स अंडर जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिलावला, स्टेटमेंट ऑफ बिलावला। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी होता है, जब कम बारिश होता है तो कम पानी। अच्छा, E is equal to mc²। आइंस्टाइन हिस्ट्री के बड़े साइंटिस्ट, हिस्ट्री में टॉप 10 पर्सनैलिटीज में सबसे पहली पर्सनैलिटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी पर्सनैलिटी न्यूटन की है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चौथे नंबर पे न्यूटन है, 10वें नंबर पे आइंस्टाइन है। अब आप अंदाजा लगाएं कि चौथे और 10वें नंबर से पहले और पहले नंबर के बाद दरमियान में कौन होना चाहिए? अच्छा ये देखो, ये मैं तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन एक बात फिर भी मैं बता दूं, E is directly proportional to delta phi by delta t। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होता है, रेड्यूस EMF ज्यादा होता है। फैराडे ने कहा था कि नहीं कहा? जनरलाइज किसने किया? अच्छा चलो फिर भी नहीं मानते हो, ये कौन सा ला है? जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट ज्यादा होता है, लेकिन जनरलाइज किसने किया? तो आपके बच्चे आने वाले दौर में सिर्फ बिलावल और इनवर्स बिलावल पढ़ेंगे। इतनी सी साइंस की किताब होने वाली है, ये बात याद रखें। समझ आई कि नहीं है? फिर आप लोग बड़े फख्र से कहेंगे हमारे दौर में बिलावल साहब ने ये ला दिया था, हम विटनेस हैं और पढ़ाया सर तैयब ने था। अभी ये जो हमारी कौम है सोई हुई है, उसको रियलाइज नहीं हुई कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है बिलावल। जब इनको रियलाइज होगी, आज से 20-25 साल बाद आपके भी छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, तब आप लोग कहेंगे यार ये सर तैयब ने हमें बताया था, अल्लाह बख्शे, पता नहीं जिंदा होंगे या नहीं होंगे। तो फिर आप कहेंगे अल्लाह बख्शे सर तैयब ने बताया था कि बिलावल है और देखिए उनकी बात ठीक हो गई। तो चलें बात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये मैं पूरी किताब इसके ऊपर बनाई हुई है, लेकिन मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि अभी कोई मानेगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी इमरान खान का दौरे हुकूमत है, वो तो मेरी जान ले लेगा कि तुमने बिलावल को फेमस क्यों नहीं किया। तो थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा बोले आप a² + b² + 2ab cos 90। तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस cos 90 2ab × 0 becomes 0। तो ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मैंने सोचा जज्बात में आके कहोगे 0। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम समझ आएगी नहीं आएगी? सिंपलीफाइड रिजल्ट। अच्छा तो फिर इसके बाद थीटा कितना लोगे? 120 ले लो। सारे स्पेशल एंगल्स चेक कर रहे हैं। अच्छा r is equal to square root a² + b² + 2ab cos 120 cos 61/2 है, cos 120 -1/2। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास a² + b² + 2ab इंटू ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट a² + b² माइनस कौन सा फार्मूला है?
वेरी गुड, ये नहीं है, वो -2ab होता है, ठीक है? क्योंकि ये हरकत तुम लोगों ने प्रिंट टेस्ट में जज्बात में आके करनी है कि वो ये तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, सर को तो याद ही नहीं रहा, सर ने नहीं बंद किया तो हम कर लेते हैं। a² + b² -2ab होता, फिर मैं इसको बंद करता। ओके, r = स्क्वायर रूट a² + b² + 2ab cos 180. Cos 180 is so you get a² + b² plus 2ab into -1. So you get a² + b² minus 2ab. ये वो फार्मूला है जिससे आप क्लोज करना चाह रहे हैं. So it gives you a minus b whole square cancel. So it gives you a minus b. Conclusion क्या है? ऊपर वाली पहले वाली conclusion. 0 और 180 के एंगल पर vectors are added like scalars and subtracted like scalars. 0 और 180 के एंगल हो तो आप वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. गॉट द आइडिया? Yes. ठीक है. अब याद रखो ये कितने किस्म के एमसीक्यूज हैं. अच्छा, 0 का एंगल हो तो रिजल्टेंट ये होगा. मैं जरा इसको सिंपलीफाइड वर्जन में लिखूं. अगर एंगल 0 हुआ तो रिजल्टेंट होगा स्क्वायर रूट, बल्कि स्क्वायर रूट नहीं बस सिंपल a + b. अगर एंगल 30 हुआ तो रिजल्टेंट स्क्वायर रूट, उधर ना देखें, अच्छा इधर देखें जो मैं लिख रहा हूं, a² + b² प्लस ये क्या है 30 है ना, इसीलिए स्क्वायर रूट 3ab. कम करते रहेंगे. अच्छा, इधर क्या है 60, तो रिजल्टेंट और कम करना है a² + b² प्लस स्क्वायर रूट 2ab. ये हो गया. यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 2 आया था. 2 के बाद 1.73, 1.73 के बाद 1.41, 1.41 के बाद 1 आएगा. 45 मिस किया हमने. अच्छा, ये 45 का होगा. ये 45 का हो जाएगा और ये 60 का. तो r = स्क्वायर रूट a² + b² प्लस 1ab. इंक्रीज हो गया ना? Yes sir. अच्छा, फिर देखो थीटा 90 हो तो फिर 0ab. एग्री करते हो? a² + b² प्लस 0ab मींस नथिंग इज देयर. Yes sir. ये 0 हो गया. अगर एंगल 120 हो जाए तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो -1 हो जाएगा. 0 से छोटा -1. और फिर अगर 180 हो गया एंगल तो फिर a minus b. शाबाश. वो -2 होगा तो हम उसको सिंपली a - b लिख देंगे. ठीक है. अच्छा, इससे पहली कंक्लूजन इनवर्स बिलावल. एंगल ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होता है. एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. अच्छा, कौन से एंगल पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा? 0.180. कौन से एंगल पर मिनिमम होगा? 180. ठीक होगी बात. इसका मतलब कि रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड की लिमिट है वो a + b और a - b के दरमियान है. तो दूसरी कंक्लूजन ये हो. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस कि रिजल्टेंट r is less than or equal to magnitude of a + b and greater than or equal to magnitude of a - b. The formula for range of the resultant. इसके ऊपर अपने क्वेश्चन आए हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम. लेकिन अभी ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. अब इसके मजीद क्वेश्चंस को देखें. आप देखें एंगल 0 हो तो रिजल्टेंट ये है, और अगर रिजल्टेंट ये हुआ तो उसका मतलब एंगल 0. अगर रिजल्टेंट ये हो एंगल 60 है, और अगर एंगल 60 है तो उसका मतलब रिजल्टेंट ये होगा. ये आपने जुबानी याद रखना है. अच्छा, अगर रिजल्टेंट ये है तो एंगल 90 है, और अगर एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट ये है. अगर रिजल्टेंट ये है तो एंगल 120 है, और अगर एंगल 120 हो तो फिर रिजल्टेंट ये होगा. इन सबको आपने 2 वे दोनों तरफ याद करना है. तो ये आपके देखें ना 2 वे एमसीक्यूज बने तो कितने हो गए? 14. 7 है और 2 है तो फिर ये 14 है. आपको दोनों तरफ याद रखना होगा ताकि आप दोनों तरफ एग्जीक्यूट कर सकें किसी भी क्वेश्चन के लिए इस कॉन्सेप्ट को. अच्छा, अब इसका स्पेशल केस हो. ठीक है. फर्ज करो मैं इन तमाम सिचुएशंस में a = b ले लेता हूं, तो फिर थीटा 0 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? उधर देख के बताओ. a + a 2a या b + b. तो या तो रिजल्टेंट 2a हो जाएगा या 2b हो जाएगा, दोनों ठीक है. अच्छा, अगर एंगल 30 डिग्री हो तो फिर r =
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर। समझ आई कि नहीं आई? ये भी ए स्क्वायर है, बी भी ए के बराबर है, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बी भी ए के बराबर है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है? ए स्क्वायर प्लस किसके बराबर होगा? 2a स्क्वायर। एग्री करते हो? प्लस 1 पॉइंट, ठीक है, बताओ 3.73 समझ आई? वो ए स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। अच्छा, अगर थीटा 45 होता है, एग्जीक्यूट करो इसे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। वेरी गुड, 2.41, क्योंकि ये 2a स्क्वायर बनेगा प्लस 1.41 a स्क्वायर बनेगा, तो ये 2.41 स्क्वायर रूट इंटू ए। अच्छा, अगर थीटा 60 हो तो फिर क्या होगा? 3.4 सॉरी। अच्छा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इधर क्या है? 60 के लिए 1 है ना, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट 3a। थीटा अगर 90 हो तो रिजल्ट क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a, ठीक है। फिर अगर थीटा 120 हो तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा? a। और अगर थीटा 180 हो तो क्या रिजल्ट होगा? a माइनस a स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब इसमें स्पेशल कौन से हैं। ये 3 बहुत स्पेशल हैं और ये बार बार आ भी चुके हैं, आपने सिर्फ ये 3 याद रखने हैं, बाकी मैंने आपको कम्प्लीमेंट्री करवाए हैं। आपको ये 3 याद रखने, ये नहीं कि देखो। अच्छा, इफ a is equal to b is equal to, let's say a is equal to b, या एक और काम करते हैं, फॉर्मूला कुछ यूज सेट कर लेते हैं जैसे इंपीडेंस के फॉर्मेट में आता है, r is equal to स्क्वायर रूट फोर्सेस की टर्म्स में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। समझ आई? अच्छा, अब मैं क्या सेट करने लगा हूँ, मैं ये सेट कर ले, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, अगर f1 और f2 बराबर है और थीटा कितना हो? थीटा 60 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, और थीटा 90 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा, इधर बोलो क्या है? स्क्वायर रूट 3f। इधर क्या है? इधर क्या है? देख रहे हो? 1.73, फिर 1.41 और फिर 1। याद रहेगा ये ऑर्डर? तो ये आपके 3 स्पेशल एंगल है जिसके लिए आपको इसे याद रखना होगा। अच्छा, अब रेंज के ऊपर बात करूँ। The resultant of sum of two vectors of magnitude and 20 Newton cannot be
3 चेक कर लें। चेक करने का तरीका क्या है? देखो जब मैंने आपको ये फार्मूला दिया ना, फार्मूला याद करने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, फार्मूला अप्लाई करने से पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है और किन केसेस में यूज होता है। आपको जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं उनमें से एक का मैग्नीट्यूड 25 और एक 20 है, ये न्यूटन लगा हुआ है, इसका मतलब ये फोर्सेस हैं। 25 + 20 gives you 45 and 25 - 20 gives you 5। इसका मतलब रिजल्टेंट की रेंज क्या है? 5 to 45 न्यूटन। अब जो रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 45 न्यूटन से इसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल। ये रेंज में आता है, ये रेंज में आता है, ये रेंज में आता है। कौन रेंज से बाहर है? 3। इसी तरह अगले क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू 45 से ज्यादा दे सकता है। तो ये दो पॉसिबल किस्म के क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।